हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने सीआरपीसी के वन लाइनर सेशन को स्टार्ट किया था, जिसे हम इन वीडियोस में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने लमसम 150 टू 153 वन लाइनर क्वेश्चन सीआरपीसी से रिलेटेड देख लिए थे। आगे की फर्दर वीडियोज़ में हम 154 से, दैट इज़ सेक्शन 144 सीआरपीसी जो है, वहाँ से आगे के डिस्कशन को हम देखेंगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो हमारा 154th क्वेश्चन है जो सेक्शन 144 सीआरपीसी से रिलेटेड है, विच एम्पावर्स अ मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू डील विद अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंस अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी। ठीक है, तो जो सेक्शन 144 सीआरपीसी है, इसी को ही हम लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये केस है सेक्शन 144 सीआरपीसी से रिलेटेड, जिसका नाम है गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट order under section 144 CRPC is amenable to writ jurisdiction in violation of any fundamental rights। इसका मतलब है कि जो सेक्शन 144 CRPC है वो अगर फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच होता है तो वहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सेक्शन 144 सीआरपीसी को भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है केस सेक्शन 144 से ही रिलेटेड है, इन मधु लिमाया वर्सेस एसडीएम मोगलियार, दैट इज सेक्शन 144 सीआरपीसी वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इस केस में ही सेक्शन 144 सीआरपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था, विच वाज हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 157th, जो कहता है कि एनी पब्लिक नोटिस इज इशूड और एन ऑर्डर मेड विच प्रोहिबिट्स कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स शैल रिमेन इन फोर्स फॉर नॉट मोर देन 3 मंथ। तो जो हमारा सीआरपीसी का सेक्शन 145 है, उसमें जो मिनिमम टाइम पीरियड, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कितने तक का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है, तो वो 3 महीने तक का हो सकता है, और वो एक्सटेंड होके ना वो 6 महीने तक हो सकता है। जो यहाँ पे है कि वो पीरियड जो है वो एक्सटेंडेबल होता है। और सेम सेक्शन 144 जो है, वहाँ पे भी मिनिमम जो है वो 2 महीने तक का लगाया जा सकता है, बट वो एक्सटेंड होके 6 महीने तक का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसके पास पावर है टू प्रोहिबिट अ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट ऑफ सर्टेन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कंडक्टिंग ट्रेनिंग इफ मेंबर विद आर्म्ड इन पब्लिक प्लेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस एंड सेफ्टी बाय पब्लिक नोटिस और ऑर्डर। तो ये पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में वेस्ट होता है। अगला है हमारा केस नंदी राम वर्सेस चंडीराम। दिस केस वॉज रिलेटेड टू सेक्शन 145 सीआरपीसी। इस केस में हेल्ड किया गया था दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 सीआरपीसी इज टू वार्ड ऑफ डेंजर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस एंड नॉट टू डिटरमाइन द टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 145 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किसको एम्पावर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 145 सीआरपीसी इन कनेक्शन विद द डिस्प्यूट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑथराइज है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट prior to passing his order as regard to possession over such property takes into consideration a period of 2 months. Next, सेक्शन 145 सीआरपीसी में अगर डिस्प्यूट अराइज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ एक्चुअल पोजेशन। अगला क्वेश्चन है, a revision can be filed against an order passed by sub-divisional magistrate under section 145 clause 6 CRPC in court of sessions judge। जिसका मतलब है कि अगर सेक्शन 145 क्लॉज 6 में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया है, तो उसका रिवीजन का पावर एक्सरसाइज किया जा सकता है, और वो रिवीजन कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सेक्शन 147 सीआरपीसी से रिलेटेड, जो डील करता है विद द डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर। नेक्स्ट है, पुलिस शैल ट्राई टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 149 सीआरपीसी में, और ये डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पुलिस कौन से सेक्शन में अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकती है टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? तो ये हमारा दिया है सेक्शन 149 सीआरपीसी में।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेक्शन 151 सीआरपीसी कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसे खबर मिल गई है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 151 सीआरपीसी में उसे पावर दिया गया है कि वो पर्सन को अरेस्ट कर सकता है. सो सेक्शन 151 सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट पावर टू अरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज प्रोवाइडेड. अगला केस है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है एक केस से विच इज रिलेटेड टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये केस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. तो ये जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है ये एफआईआर से रिलेटेड है और ये सेक्शन 154 सीआरपीसी से रिलेटेड है. इन दिस केस द ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट a police officer is bound to register an FIR upon receiving any information relating to commission of cognizable offence under section 154 of CRPC. Next है FIR, that is first information report, is only a report about the commission of a crime. It is in itself is not a substantial piece of evidence. ठीक है, तो जो एफआईआर रजिस्टर की जाती है सेक्शन 154 सीआरपीसी में वो सिर्फ एक रिपोर्ट होती है अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम कि ये क्राइम जो है वो कमिट हुआ है. और एफआईआर एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, इट इज जस्ट अ कोरॉबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई टू बी एन एफआईआर द इंफॉर्मेशन नीड नॉट कंटेन ऑल द पॉसिबल डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट बट इट मस्ट कंटेन as such of details as are sufficient for the police officer to believe that a cognizable offence has been committed and the intention of the informant is to make a request to the police officer to make a case. नेक्स्ट है कि एफआईआर जो है वो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं है. इसी के साथ साथ एफआईआर प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. नेक्स्ट, एफआईआर इज नॉट अ प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट. अगला है अ चाइल्ड कैन लॉज एन एफआईआर. तो एफआईआर जो है वो किसी के द्वारा भी लॉज की जा सकती है. नेक्स्ट, इवन अ ल्यूनेटिक कैन लॉज एन एफआईआर ड्यूरिंग हिज ल्यूसिड पीरियड. ल्यूसिड पीरियड का मतलब होता है कि जिस टाइम पे वो ल्यूनेटिक नहीं है या अनसाउंड पर्सन नहीं है. अगला है अ केस रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी बाय द पुलिस ऑफिसर. जिसका मतलब है कि जो एफआईआर केसेस हैं, जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं? वो रजिस्टर्ड होते हैं सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ मधु बाला वर्सेस सुरेश कुमार, इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट whenever a magistrate direct an investigation on a complaint, the police officer has to register a cognizable case on that complaint, treating the same as FIR and investigate into the same case. ठीक है, तो मधु बाला वर्सेस सुरेश कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन किसी कंप्लेंट के बेसिस पे, तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसे उस कॉग्निजेबल केस में जो कंप्लेंट आई थी उसको एज अ एफआईआर ट्रीट करेगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा. नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सीआरपीसी इज एफआईआर. तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का जो फाउंडेशन होता है वो एफआईआर होता है. एंड इट शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो जब भी कोई पर्सन एफआईआर लॉन्च करता है तो फिर वहाँ पे उसको नीचे साइन भी करना होता है जो पर्सन एफआईआर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. नेक्स्ट आता है हमारा 177th क्वेश्चन विच इज डील्स विद अ केस लॉ, जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. दिस केस वाज रिलेटेड टू डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट केस है हमारा प्रियदर्शनी महतो केस. इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर पर्जरी. नेक्स्ट है 179th क्वेश्चन, ये कहता है कि अगर दो एफआईआर हैं सेम ऑफेंस से रिलेटेड जो कि लॉज हुई हैं तो वहाँ पे इट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन to record the information in a cognizable offense may send
द इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिसका मतलब है कि सेक्शन 154 क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई अग्रीव्ड पर्सन है वो पुलिस ऑफिसर के पास एफआईआर कराने के लिए जाता है सेक्शन 154 में, और वो जो पुलिस ऑफिसर है वो रिफ्यूज़ कर देता है टू रजिस्टर द एफआईआर, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो सेक्शन 154 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग राइटिंग में जा सकता है, पोस्ट कर सकता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी एफआईआर, और वो कंप्लेंट के फॉर्म में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सखा राव वर्सेस स्टेट। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इट वाज हेल्ड दैट एन एफआईआर मे बी लॉज्ड बाय वे ऑफ टेलीफोन ऑल्सो। तो जो एफआईआर है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में ही लॉन्च की जाए, वो क्रिप्टिक फॉर्म में भी की जा सकती है, दैट इज टेलीफोन या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। नेक्स्ट इज if in an FIR first information is about a cognizable offense and other is non-cognizable offense then the whole case shall be deemed to be cognizable। ठीक है, तो सेक्शन 155 का क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि एक FIR जाती है जिसमें एक जो केस होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है और दूसरा जो मैटर होता है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है, तो उस पूरे केस को ही एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 154 नो पीरियड इज प्रेस्क्राइब्ड एज टू व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो सेक्शन 154 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया है फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अगला है इर्रेगुलरिटी अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 2 मीन्स a case where the police officer investigated the case which his area magistrate was not competent to try। जिसका मतलब है कि सेक्शन 156 क्लॉज 2 कहता है कि जिस केस को डिसाइड करने का या ट्राई करने की कॉम्पिटेंसी उस एरिया मैजिस्ट्रेट को नहीं है, उस केस को पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। अगर वो करता है तो फिर उसे एक तरीके की इर्रेगुलरिटी मानी जाएगी। बट अगर ये इरेगुलरिटी सेक्शन 156 क्लॉज 2 में हो जाती है तो ये जो है वो पर से क्योरेबल इरेगुलरिटी होती है। ठीक है, अगला है हमारा AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वंस ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ही कैन नॉट इंटरफेयर इनटू इन्वेस्टिगेशन इवन इफ पुलिस ऑफिसर इज mala fide conducting the investigation। Order of fair investigation can be made under section 482 by the High Court by exercising their inherent powers which is provided under section 482 of the CRPC। Next case है हमारा Sakiri Basu versus State of UP। In this case it was held that in case of unfair investigation the magistrate may make an order of fair investigation by exercising its ancillary power। तो सकीरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये बताया गया था कि मैजिस्ट्रेट के पास एक एंसिलरी पावर होता है। एक इनहेरेंट पावर तो है जो वो हाई कोर्ट के पास होता है, पर जो निचली कोर्ट्स हैं उनके पास एंसिलरी पावर होता है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं फॉर द फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन है 188 विच इज प्रोवाइडेड a case in case of Dharmesh Bhai versus Vasudev Bhai versus State of Gujarat। In this case it was held that a magistrate cannot pass an order to quash the FIR as it would amount to withdrawal of its earlier order। Next 189th question, this case was relating to 156 clause 3 and section 202 CRPC। The distinction between a police investigation ordered under section 156 clause 3 and the one directed under section 202 CRPC was laid down by Supreme Court in Devrapalli Lakshmi Narayana Reddy versus N Narayana Reddy। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर एक तो 156 क्लॉज 3 में दिया जाता है और दूसरा होता है सेक्शन 202 सीआरपीसी में। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया गया था वो देवरापल्ली लक्ष्मी नारायणा रेड्डी वर्सेस एन नारायणा रेड्डी के केस में किया गया था। अगला है अ कंप्लेंट बिकम एन एफआईआर। कब एक कंप्लेंट एफआईआर हो जाती है? व्हेन इट इज सेंट टू पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। तो कोई भी कंप्लेंट
तब एफआईआर बन जाती है जब वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंडर में वो पुलिस ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर दी जाती है फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन है, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट can't arrest a person who is suspected of committing a non-cognizable offense. Next question is 192nd. In non-cognizable cases में the investigation starts after obtaining order from the concerned magistrate. ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल जो केसेस होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तभी हो सकती है जब जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैं वो जब ऑर्डर दे देते हैं। नेक्स्ट इज when the information given to a police officer is regarding commission of a non-cognizable offense, then the police officer will reduce that information into NCR, which is given under section 155 of CRPC. Next question है कि कब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन ली जा सकती है। सो परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय magistrate having jurisdiction to try the case which is provided under section 155 clause 2. अगला क्वेश्चन है कि अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है टू रिकॉर्ड दी इंफॉर्मेशन इनटू एनसीआर डायरी तो वहां पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। देन द कंप्लेंट can file an application complainant can file an application before the magistrate under section 155 clause 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एज पास्ड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 155 का क्लॉज 2 ये एक प्री कॉग्निजेंस ऑर्डर होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटेड अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द परमिशन ऑफ द एरिया मैजिस्ट्रेट देन it will amount to an incurable irregularity which will vitiate the whole proceeding. Such irregularity is to be dealt with as per section 465 and it will seen whether there is a failure of justice or not. तो जिसका मतलब है कि किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर बिना एरिया मैजिस्ट्रेट की परमिशन के पहली बात तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। अगर वो इन्वेस्टिगेट करता है तो फिर ये क्योरेबल इरेगुलरिटी हो जाती है और इसकी वजह से जो पूरी प्रोसीडिंग है वो भी विशिएट कर जाएगी। ठीक है, और ये जो इरेगुलरिटी की बात है ये सेक्शन 465 सीआरपीसी में दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाता है कि जो इरेगुलरिटी हुई है अगर उसकी वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो फिर वहाँ पे वो जो प्रोसीडिंग है वो विशिएट कर जाती है। बट अगर वो फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रोसीडिंग जो है वो विशिएट नहीं करेगी। अगला है केशव लाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन दिस केस द ऑनरेबल कोर्ट हैज हेल्ड दैट it was investigation of a non-cognizable case without magisterial order will be an irregularity and the accused may raise an objection and the proceeding quashed by high court under section 482 CRPC। ठीक है, जिसका मतलब है कि जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अगर बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कोई इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है तो फिर वो इरेगुलरिटी होगी और जो अक्यूज्ड है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है उस प्रोसीडिंग के ऊपर और उस प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 482 CRPC विच इज़ रिलेटिंग टू इनहेरेंट पावर उसको क्वैश कराया जा सकता है। अगला है 199th क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 465 ऑफ CRPC देयर इज अ power to quash the whole proceedings if there is an irregularity and because of that irregularity there is a consequent failure of justice. Next question है हमारा 200th. If an FIR is lodged and after the investigation the police report filed says that it was a non-cognizable case, then 2D explanation says that this police report will be considered as a complaint and its cognizance will be taken under section 190 clause 1A। जिसका मतलब है कि एक FIR लॉन्च की जाती है ये समझते हुए कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट जब आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होती हैं तो पता चलता है कि ये जो केस है वो नॉन कॉग्निजेबल है। तो वहाँ पर सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो ये कहता है कि जो पुलिस रिपोर्ट दी गई थी उसको हम एज अ कंप्लेंट कंसीडर करेंगे और उसका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट सेक्शन 190 क्लॉज 1 के ए में
लेगा। नेक्स्ट, द पुलिस रिपोर्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल केस and non-cognizable case will be filed under section 173 clause 2 of CRPC. अगला है, on receipt of FIR for commission of an offence, the officer in charge of the police station will send the copy of the concerned magistrate under section 157 of CRPC. ठीक है, तो जो सेक्शन 157 CRPC है वो कहता है कि जैसे ही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को FIR की इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है, ठीक है, कि कोई ऑफेंस है जो कमिट हुआ है, तो वहाँ पे वो उसको रिकॉर्ड करने के बाद एक कॉपी जो है वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। अगला क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन रिसीव बाय पुलिस ऑफिसर मस्ट नॉट बी मियर क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन। दिस इज where the only intention of the informant is to inform the police officer of the occurrence of an offense and not of his taking any action on it. Next, occurrence report is a copy of FIR along with an endorsement by the investigating officer that he is investigating the case or not. तो जो सेक्शन 157 में जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होता है, जब वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट को इंटीमेट करता है तो जो रिपोर्ट वो लगाता है उसे हम बोलते हैं ऑकरेंस रिपोर्ट। और ये ऑकरेंस रिपोर्ट है वो FIR के साथ भेजी जाती है बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मैजिस्ट्रेट। और वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो उस ऑकरेंस रिपोर्ट में ये भी बताता है कि उस FIR के बेसिस पे वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाला है या नहीं करने वाला है। नेक्स्ट है 205th क्वेश्चन। ये कहता है कि अगर ऑकरेंस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा लगाई गई थी और वो नेगेटिव है, मतलब पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो वहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन है कि वो ऑर्डर कर सकता है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 159 टू चेक इफ देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन केस और नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो ऑर्डर पास किए जाते हैं अंडर सेक्शन 159 CRPC फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज अ सुओ मोटो ऑर्डर। नेक्स्ट इज, इफ नो अकरेंस रिपोर्ट इज फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर देन नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 159 कैन बी मेड, रेदर ऑर्डर अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 विल हैव टू बी पास फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो अकरेंस रिपोर्ट लगाता ही नहीं है सेक्शन 157 में, तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 159 के अंडर में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ऑर्डर ना देके वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंडर में उसकी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकरेंस रिपोर्ट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 158 ऑफ CRPC। अगला है, an inquest report must contain the apparent cause of death. Next is, the power of police officer to require attendance of a woman witness in a cognizable offense extends to not calling that woman to police station but going personally to the place where such woman resides. Section 160 के according. ठीक है, तो सेक्शन 160 CRPC जो है वो कंटेन करता है कि अगर किसी वुमेन विटनेस कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वहाँ पे कोई वुमेन विटनेस है, तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको पुलिस स्टेशन में ना बुला के पर्सनली उससे विजिट करेगा एंड वहाँ पे जहाँ पे वो वुमेन रिसाइड करती है एंड देन उसका जो स्टेटमेंट होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इन दिस केस द ऑनरेबल कोर्ट हैज हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 160 CRPC a woman witness can be called to give information of commission of a crime at other place than her residence also if it is necessary in the interest of justice and prior permission from the magistrate has to be taken in this regard. तो इस केस में कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो वुमेन विटनेस है उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसके रेजिडेंस पे ही सिर्फ बुलाया जाए, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को देखते हुए उसे किसी अदर प्लेस पे भी कॉल करके और वहाँ पे उसका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगला है, इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश इट वाज हेल्ड दैट डिले इन एग्जामिनिंग witnesses by investigating officer does not ipso facto make prosecution version suspect. Investigating officer should be categorically questioned in aspect of delayed एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है
can be summoned as a witness under section 160 CRPC by police officer investigating the case. Next, under section 160 clause 1 ये प्रोवाइड करता है that a male child below the age of 15 years or a man above the age of 65 years or a woman or a mentally or physically disabled person can't be called at police station. ठीक है, तो सेक्शन 160 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड जिसकी उम्र 15 साल से कम है या एक मैन जिसकी एज 65 ईयर या उससे अबव है या फिर कोई वुमेन या फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, उसे पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलाया जाएगा. अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू रिड्यूस इन राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड to him in the course of examination under section 161 of CRPC. Next, जो सेक्शन 161 CRPC में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसे माना जाएगा कि वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया गया है. अगला है स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 CRPC can't be used at a criminal trial except to contradict the witness. ठीक है, तो 161 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसे विटनेसेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. अगला है नंदिनी सप्तपथी वर्सेस PL दानी. दिस केस वॉज रिलेटेड टू राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस. इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट अ पर्सन has a right to protection under section 161 clause 2 CRPC against question the answer of which would have a tendency to a criminal charge against them. इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोहिबिशन अप्लाइज ओनली इन इंक्वायरी एंड द ट्रायल ऑफ दैट पर्टिकुलर केस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ विच द स्टेटमेंट वर मेड. Thus is that statement has any other evidentiary use for some other case then it will not prohibited under section 162 clause 1. ठीक है, तो जो 162 है वो बोलता है कि जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, वो उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है. पर यहाँ उसको किसी भी पर्पस का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर केस के अंदर में उसने स्टेटमेंट दिया है वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, बट कोई अदर केस में अगर उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है तो फिर इस स्टेटमेंट को भी वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, ये बात को प्रोहिबिट नहीं किया गया है सेक्शन 162 क्लॉज 1 में. अगला क्वेश्चन है कि 162 प्रोवाइड करता है दैट नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर in the course of investigation shall, if reduced in writing, be signed by the person making it. Next, it is the duty of the police officer to inform that the person is not to sign such a statement reduced into writing. सेक्शन 162 CRPC बताता है. सेक्शन 162 CRPC के अकॉर्डिंग ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उस पर्सन को इन्फॉर्म करेगा दैट इज नॉट टू साइन सच स्टेटमेंट रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग. नेक्स्ट है कि सेक्शन 162 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो प्रोवाइड करता है दैट जो रिटन स्टेटमेंट दिया गया है अगर वो उसको ओमिट करता है तो वहाँ पे उसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है. कॉन्ट्राडिक्शन जो सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट में किया जाता है. अगला है स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 आर इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 162 are in the course of investigation. So scope of section 162 is a broader than section 161 of CRPC. ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें सेक्शन 161 में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और 162 में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो सेक्शन 161 CRPC में स्टेटमेंट दिया जाता है वो इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन होता है और जो 162 CRPC में दिए जाते हैं वो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है. तो सेक्शन 162 CRPC जो है वो ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 161 ऑफ CRPC. नेक्स्ट, सेक्शन 162 क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है दैट द स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन to a police officer in the course of investigation can be used as a dying declaration under section 32 clause 1 or as a discovery statement under section 27 of the Indian Evidence Act 1872. ठीक है, तो
162 का क्लॉज 2 जो है वो एक तरीके से एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि सेक्शन 162 के मेन पैरा में जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग द इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज़ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 में, और उसको एज अ डिस्कवरी स्टेटमेंट भी यूज़ किया जा सकता है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप ट्राइंग, कीप वर्क हार्ड। थैंक यू।